अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझना है कि ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग किस तरीके से इवॉल्व होके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है। हिस्टोरिकली जब कंपनी चला करती थी, हिस्टोरिकली जब कंपनी काम किया करती थी, तो कंपनी का जो काम होता था वो सारा काम जो प्राइमरीली बिजनेस जिस कॉन्टेक्स्ट में चलता था वो कॉन्टेक्स्ट एक ही था, और वो कॉन्टेक्स्ट ये था, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। इन शॉर्ट हम यूं कहते हैं, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस is business, यानी in other words the business of the business is business, यानी business exists to make profits, business exists to make profits only, there is no other thing, खाली profits हैं। तो अगर खाली profits हैं तो इसका मतलब है पहले रिपोर्टिंग सिर्फ किस बेस पे होती थी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्टिंग होती थी, सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्टिंग होती थी। फिर दुनिया का फेज 2 आया। अच्छा जी, दुनिया का फेज 2 क्या आया? फेज 2 ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएसआर बेस्ड रिपोर्टिंग होना शुरू हुई। और सीएसआर का कॉन्सेप्ट ये कि ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट सिटीजन समझे अपने आप को, और कॉर्पोरेट सिटीजन का मतलब ये है कि जिस तरह एक शहरी अपने हुकूक अदा करता है और अपने फराइज अदा करता है और अपने हुकूक सोसाइटी से लेता है, बिल्कुल इस तरह यही व्यू है CSR का भी, that the business should pay back to the society. The business should pay back to the society. Business should pay back to the society. अब business society को pay back करना CSR कहलाता है। यानी कि जब तक तुम खाली प्रॉफिट्स के लिए काम करते थे तो ये शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव था, और जब तुम काम कर रहे हो बियॉन्ड शेयर होल्डर्स, यानी अदर देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कुछ काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बना रहे हो, रोड बना रहे हो, और भी कोई भी तुम चैरिटी वाला काम कर रहे हो, तो ये सारे काम सिटीजनशिप में आते हैं, यानी एज अ सिटीजन तुम काम कर रहे हो। नेक्स्ट काम, जब ये काम होने लगा, फेज 2 ये आया, जब लोगों में अवेयरनेस आई और जब खाली प्रॉफिट बेस्ड अप्रोच ने नुकसान दिया, तो नतीजा ये निकला कि लोगों ने और हालात ने हमारे लिए CSR के रास्ते बना दिए, और फिर CSR कंपनीज करने लगी, और कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि वो CSR करेंगी। So CSR is the process by which businesses negotiate their role in society by aiming to create higher and higher standards of living while preserving profitability of the corporation for people both within and outside the entities. तो CSR क्या है? CSR मतलब in short इस तरह से काम करना है CSR के अपने जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट में काम किया, साथ साथ से बियॉन्ड जाके आपने सोसाइटी के लिए भी काम किया है, और इसकी रिपोर्टिंग, इसको बताना CSR रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में क्या क्या चीजें शामिल है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है, यानी इसका मतलब है कि ये आपकी ऑब्लिगेशन है और आपकी अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी को। फिर दूसरी है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब है कि आप को रिस्पॉन्ड करना चाहिए बाय टेकिंग एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज। और तीसरी चीज है सोशल परफॉर्मेंस को फिर आप आउटकम्स के बारे में बात करें। एक आप अपनी जिम्मेदारी समझें, दूसरा उसके बारे में एक्शंस लें, और तीसरा उन उसके आउटकम्स बताएं। ये सब चीजें मिलकर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनती है। तो फर्स्ट फेज में क्या था, सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड अप्रोच थी। द टर्म बिजनेस यूज्ड टू बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज वन अनदर or for money. Accordingly, the annual reports of organizations used to disclose and communicate the performance in terms of profit attributable to shareholders for the period. ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आया फेज 3। फेज 3 ये आया कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटीज को और अपने एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज को और जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे थे वहां की रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करना शुरू किया, और वहां की रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया और इस तरह डिप्लीट किया चीजों को, और रिसोर्सेज को, पानी हो गई, लैंड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, समुद्र की मछलियां हो गई, सब चीजें हो गई, इनको इस तरह से यूज किया कि उनकी नीड्स तो पूरी हुई लेकिन आने वाली जनरेशन की नीड्स पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है उन्होंने सस्टेन्ड मैनर में काम नहीं किया, उनके ऑपरेशन सस्टेनेबल नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ जरूरत पड़ी कि ऐसी कंपनी ऐसी परफॉर्मेंस दे और प्रॉफिट्स इस तरह मीट करे कि अगर वो खुद ऑपरेट कर रही है आज, तो वो भी ऑपरेट कर सके, और आने वाले वक्तों में जो आने वाली कंपनीज हैं वो भी साथ साथ ऑपरेट कर सकें। तो जो आने वाली वक्तों में कंपनीज है उनके लिए ऑपरेट करने के लिए रेडी रहना और उनको सर्व करते रहना, ये सस्टेनेबिलिटी और उनकी फिक्र करते हुए अपने ऑपरेशन कैरी आउट करने सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। तो दिस वाज द थीम। तो मैं इसको इन शॉर्ट अगर लिखना चाहूंगा तो मैं ये लिखूंगा, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ future generations
meet their needs in future. यानी कि इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और मैनर मैं आपको समझाता हूँ. एक और मैनर ये है कि आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट वे में कि consumption of resources shouldn't be greater than the regeneration of resources. यानी जितना इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो ये ख्याल रखना है कि वो इससे ज्यादा ना हो जितना तुम क्रिएट कर रहे हो. सही है. अगर फॉरेस्ट यूज कर रहे हो वुड्स के लिए तो उसकी जो रिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हो वो उसको ऑफसेट करे मिनिमम. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इवॉल्व्ड ओवर फर्दर एंड टुक शेप ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड वाज टर्म्ड सस्टेनेबिलिटी. यानी उसी से आगे वही कि आप कंपनी एक सिटीजन है उसी सोच को आगे लेके गए और सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए. द टर्म स्मार्टली कम्युनिकेट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोसेस कवरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू लास्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टर्म और इंडेफिनिटली. तो लास्ट एंड कंट्रीब्यूट में मेरी ये वाली बातें आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखी थी. अकॉर्डिंगली इट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस इन 4 एरियाज. आप इकोनॉमिकली भी अच्छा काम करो, आप एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा काम करो, सोशल के लिए भी अच्छा काम करो और गवर्नेंस परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो. दिस इज सपोज्ड टू बी लर्न्ड ओनली. तो रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स व्हाट. अच्छा अब ये हुआ कि देखो पहले एक्सपेक्टेशन खाली किसकी थी, प्रॉफिट्स की, फेज 1. तो सिर्फ रिपोर्ट भी प्रॉफिट्स. सेकंड में सीएसआर की एक्सपेक्टेशन भी हो गई परफॉर्मेंस के साथ, 5 और परफॉर्मेंस के साथ, तो सीएसआर की रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई. नंबर 3 सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आ गई, सस्टेनेबल ऑपरेशन हो. तो अब रिपोर्टिंग क्या होगी. रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी समटाइम्स रेफर्ड टू एज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग. सही है. एनवायरमेंटल गवर्नेंस सोशल रिपोर्टिंग इज स्टिल अ स्टैंड अलोन एंड अ वॉलंटरी रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द जुरिसडिक्शन. अच्छा मैं इस बात को कर देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने इतना लिखा नहीं था. इन शॉर्ट ये कि रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी में क्या आएगा कि हाउ यू हैव कंज्यूम्ड द रिसोर्सेज, हाउ मच यू हैव कंज्यूम्ड द रिसोर्सेज एंड हाउ यू हैव रीजनरेटेड. यानी जो आपने कंज्यूम किया है ना और उस लॉस को कैसे ठीक किया है, ये बताने को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. अब ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की क्या वैल्यू है और क्या है. आज भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एक स्टैंड अलोन बेसिस की रिपोर्ट है और ये वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब है कि अभी तक इसको मैंडेटरी करा नहीं गया है बिकॉज हर तरह की कंपनी के लिए ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज क्योंकि कंपनीज के डिफरेंट साइजेस हैं, कुछ डेवलपिंग ग्रोथ फेज में है, कुछ डेवलप्ड है और कुछ अभी डिफिकल्ट टाइम्स में है. तो हर तरह की कंपनी के लिए इसको अभी मैंडेटरी इस कॉन्सेप्ट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था. देयरफॉर अभी तक ये स्टैंडर्ड और वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है इन आवर कंट्री. तो फोर्थ फेज फिर क्या आया. फोर्थ फेज आया इंटीग्रिटी रिपोर्टिंग. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है. अच्छा ये इसी का एक फर्दर एक्सटेंशन है. ये देखो बात ब बात एक्सटेंशन होती चली जा रही है. देखो अब कॉन्सेप्ट ये है कि तुम इंटीग्रेटेड मैनर में रिपोर्ट करो. देखो समझने वाली बात ये है, इंटीग्रेटेड मैनर में रिपोर्टिंग करो. यानी ये बताओ कि जब तुमने अपने प्रॉफिट्स कमाए, सही है, तुमने शेयर प्राइस इंक्रीज करने के गोल को अचीव किया, तुमने ईपीएस को मैक्सिमाइज किया, ये सब करते हुए तुमने अच्छा कर लिया. अब ये बताओ कि इस चक्कर में तुमने सोसाइटी के कितने कैपिटल या जो 6 कैपिटल जो 6 कैपिटल्स बताता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इन 6 कैपिटल्स में से तुमने कैपिटल्स का क्या हाल किया. तुमने वैल्यू क्रिएशन की है इफेक्टिवली या वैल्यू डिस्ट्रक्शन की है. सही है. तो ये बात को कवर करने के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आया है. मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ डिस्क्लोजर्स अंडर सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क there is a growing concept of integrated reporting. यानी अपनी रिपोर्ट में इसको व्यवस्थित कर दो. ठीक है, इसको एम्बेड कर दो. An integrated report is a concise communication about how an organization's strategy, governance, performance and prospects in the context of its external environment lead to the creation of value over the short, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. याद करने वाली डेफिनेशन है ये. सही है. इसमें पहली बात है कंसाइज कम्युनिकेशन, दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, तीसरी बात है गवर्नेंस, चौथी बात है परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स और फिर ये है कि आखिरी बात लीड टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. इस बात को बताना कि कंपनी की स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस और प्रोस्पेक्ट किस तरीके से शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, द कैपिटल यूज्ड and affected by the organization and how the organization interacts with the external environment
and capital to create over the short, medium and long term value. देखो यार कैपिटल किसे बोलते हैं, आपके ध्यान में आ रहा होगा ये कैपिटल क्या है? ये वो कैपिटल नहीं है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कैपिटल कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। द कैपिटल्स आर स्टॉक्स ऑफ वैल्यू दैट आर इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और ट्रांसफॉर्म थ्रू एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा 6 कैपिटल है, बताता हूँ अभी आपको। फाइनेंशियल कैपिटल पैसा, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल बिल्डिंग्स, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ये जो हमारे पास एम्प्लॉइज होते हैं जिनके पास जबरदस्त किस्म के आइडियाज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल लो, सही है जी। अच्छा जी, अच्छा इंटेलेक्चुअल यूं कह लो, ह्यूमन को आप यूं क्लासिफाई कर लो कि ये आपको समझने के लिए आसान, ह्यूमन कैपिटल वो जो आपके पास लोग मौजूद हैं, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपके पास ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, प्रॉपर्टी आप सही है, इस तरह ध्यान में रखें। वो जो लोगों के आइडियाज से बनने वाला रिसोर्स है ना हमारे लिए, जो हमें लाइसेंस, हमने लाइसेंस बना लिया, पेटेंट बना लिया अपने पास, ये इंटेलेक्चुअल में फॉल करेगा। अच्छा उसके बाद सोशल और उसके बाद रिलेशनशिप, सोशल एंड रिलेशनशिप एक ही बनता है, ये सही है, सोशल रिलेशनशिप। और आखिरी बात है नेचुरल कैपिटल, सही है, आखिरी बात है नेचुरल कैपिटल। एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल कैपिटल ये वो कैपिटल है जब तक ये जाता नहीं है कंपनी को फायदा नहीं होता। बहुत सारा कैपिटल आपके पास रखा हुआ है, जब तक जाएगा नहीं आपको कोई भी गेन नहीं होगा। मैन्युफैक्चर कैपिटल बिल्डिंग्स हो गए, इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैंने आपको सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दे दी, सॉफ्टवेयर हो गए। ह्यूमन कैपिटल में किसकी एग्जांपल है? ह्यूमन कैपिटल में एग्जांपल्स हमारे पास लेबर वर्कफोर्स वगैरह की है। सोशल कैपिटल के हम जब सोसाइटी को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम ये सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप होते हैं लोगों के, हम इनको भी यूटिलाइज करते हैं। एक्सचेंज रिलेशनशिप का मतलब है कि सोसाइटी के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, हम इनको भी यूटिलाइज करके फायदा उठाते हैं। और नेचुरल कैपिटल का मतलब है हम पानी को यूटिलाइज करते हैं, जमीन को यूटिलाइज करते हैं, मिनरल्स को यूटिलाइज करते हैं। तो एक्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ मेजरिंग कैपिटल अदर देन द फाइनेंशियल आर इन एवोल्यूशन स्टेज एंड हैव येट टू अटेन द लेवल ऑफ जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। देखो दुनिया अभी कुछ भी कह लो, लेकिन अगर किसी को बोलेंगे कि तुमने सोसाइटी में यार तुमने सोसाइटी के लिए कितना, सोसाइटी के लिए सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल क्रिएट किया, ये बताना बहुत मुश्किल है। तुमने इंटेलेक्चुअल कैपिटल कितना क्रिएट किया, इतना बताना बहुत मुश्किल है। तुमने कितना कंज्यूम किया, बताना मुश्किल है। तो देखिए इसका मतलब पता है क्या, इन शॉर्ट ये कि ये एफर्ट की जा रही है आज के दौर में कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायर्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग, कि आप इंटीग्रेटेड सोचें, एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिलेशनशिप्स between its various operating and functional units and the capitals that the organization uses or affects। आसान बात क्या है, integrated reporting requires the process of integrated thinking। याद रखने वाली बात, ये कहते हैं आप कनेक्टेड सोचो। आप ये कह रहे हो यार आपने बहुत वेल्थ कमा ली, अब आप ये कह रहे हैं कि यार हमने टारगेट अचीव किया और हमने अर्जेंट ऑर्डर फुलफिल किया जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर फुलफिल करने की वजह से हमारी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है और हमें बाहर के लिए भी एक्सेस मिल गया है। तो अगर तुम ये बात करो तो एक मिनट रुको, तुम अपने खाली फाइनेंशियल कैपिटल को जिक्र मत करो, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या क्या जिक्र करो। तुम एक काम करो, ये बताओ कि तुमने इसको यूज करने के लिए तुमने सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल को भी तो यूज किया है। सोशल रिलेशनशिप यानी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कराई है तो उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो वो वहां से कैपिटल कम नहीं हुआ है कहीं से। तो इन शॉर्ट ये है, बताना ये है कि हमारी एक्टिविटीज का जो दूसरी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल पे या इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे या ह्यूमन कैपिटल पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें वो सारे इम्पैक्ट इंटीग्रेटेड मैनर में बताने, कनेक्टेड मैनर में बताने, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। लेकिन ये भी काम चल रहा है, इतना आसान नहीं है बताना। एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेरियस ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल यूनिट्स एंड द कैपिटल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस और अफेक्ट्स द प्रोसेस। अच्छा ये क्या है कि इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या प्रोसेस है, या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या प्रोसेस है? ये कंसीडर करता है वेरियस ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल यूनिट्स को और उससे रिलेटेड कैपिटल्स को जो उसमें यूज किए जाते हैं, जो कंपनी यूज करती है और जो कंपनी पे अफेक्ट करते हैं। आगे जब आप रीड करेंगे तो आपके पास सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग या इंशाल्लाह आपको लेक्चर नेक्स्ट दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि दुनिया में एफर्ट्स हुई हैं और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे एक एफर्ट तो ये हुई है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। उस फ्रेमवर्क का नाम है जर्नल ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, GRI। ये एक रिपोर्ट है और उसने इसको रिपोर्ट बताया है, इनका GRI फ्रेमवर्क भी है। और इन शॉर्ट बस ये रखने वाली बात, इन शॉर्ट याद रखने वाली बात ये कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs in the future। और over the period of time 4 phases रहे हैं। वो 4 phases क्या है सर? 4 phases ये हैं। फेज नंबर 1 हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है दोस्तों कि फर्स्ट थिंग ये कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती थी, सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर 2 CSR हुआ, नंबर 3 सस्टेनेबिलिटी हुआ, नंबर 4 इंटीग्रेटेड हुआ। ये 4 फेजेस याद करना जरूरी है
और ये सारी फेजेस एंड में होने चाहिए, ताकि अगर आपसे डिस्कस करने का मौका मिले कि किस तरह ये ओवर द पीरियड चीजें चेंज हुई हैं, और ये रिपोर्टिंग अब क्यों इतनी चेंज हो रही है, और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इतनी चेंजेस क्यों आ रही हैं, तो इसकी वजह यही है कि ये इस तरह से इवॉल्व हुई है चीजें थ्रू आउट ये जो लास्ट तकरीबन 2 डिकेड से ये काम होता रहा है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पॉइंट 2 से हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन भी GRI जो बॉडी है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिनका नाम है GRI, उन्होंने भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो करती रहे, लेकिन इस तरह से ग्रो करे कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। किसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए? एनवायरनमेंट के ऊपर ना आए, सोशल जस्टिस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, कोई अनएथिकल बिहेवियर ना हो। तो बस ये याद रखें कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को नीचे जो एक्सप्लेन किया गया 1.2 में, ये वही है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आ जाए 1.3। ये बेनिफिट्स दोस्तों आप लोग को याद करने होंगे पेपर के लिए। इंटरनल बेनिफिट्स बहुत ही कॉमन है, समझने के लिए भी आसान है, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी बहुत ही कॉमन है और आसान है। मैंने हाईलाइट कर दी है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। सिंपल ये कि इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट्स ये होंगे, उसके रिस्क मैनेज हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, उसकी स्ट्रैटेजीज अच्छी हो जाएंगी। एक्सटर्नल ये है कि आपका रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपसे खुश रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक था 1.3 तक। अच्छा, अब आगे 2.1, ये जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है, जो IFAC का सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है दोस्तों। इसके अंदर एक्चुअली जो नीचे जो बातें लिखी हुई ना, मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस डेफिनेशन सक्सेस स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये तो आपको नाम याद करने हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, और एक ये नाम इस तरह से याद रखने कि IFAC ने इन एरिया से बात की है। IFAC ने इन एरिया से बात की है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सब एरियाज को सर्व करें। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो IFAC का जो सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है, IFAC एक्चुअली ये कह रहा है कि हम अकाउंटेंट्स पे इतनी मेहनत करें कि जो अकाउंटेंट्स हो ना, ये कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी को मिशन में शामिल करा दें, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करा दें, स्ट्रेटजीज में शामिल करा दें, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस में शामिल करा दें, कंपनी की जो सक्सेस की डेफिनेशन है यानी उसूली बात बन जाए, और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन में शामिल फरमा दें। यानी इन अदर वर्ड्स, इतना कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स सस्टेनेबिलिटी को शामिल कर दिया जाए कि ये कोई एम्बेडेड चीज़ मालूम हो, स्किन मालूम हो, कंपनी का ब्लड मालूम हो, कंपनी के लिए एक्सटर्नल चीज़ मालूम ना हो। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकती है, द रोल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सस्टेनेबिलिटी। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इदारों में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? तो एक रोल जो प्ले करते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं कन्वेंशनल अजम्पशन को कि भाई इस तरह काम नहीं होता, काम तरीके से होता है। नंबर 2, और तरीका क्या है कि आप इस तरह काम करें कि आप प्रेजेंट की नीड भी मीट करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स इन देयर फ्यूचर। फिर दूसरी बात है कि दे कैन इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इशूज इनटू स्ट्रैटेजी। नंबर 3, वो सक्सेस को रीडिफाइन करेंगे, बातें वही हैं। नंबर 4, एस्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप अपने गोल्स चेंज करें। अब आप खाली अपनी कॉस्ट के चक्कर में, कॉस्ट कम करने के चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी ले आएं, बल्कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी लेकर आएंगे। एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग द राइट बिहेवियर्स, जिनका बिहेवियर एथिकल है, दो उससे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिहेवियर अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। और आखिरी बात, इंश्योरिंग दैट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एसेस एंड इनसाइट्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब जब सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डाटा भी ज्यादा चाहिए होगा। ये एरिया बहुत ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये याद करने हैं रोल्स। According to IFAC framework, there are 3 dimensions of sustainability. There are 3 dimensions of sustainability. Sustainability की 3 dimensions हैं। ये 3 dimensions क्या हैं इसको समझें। Economic viability, it goes towards economic, यानी कि रुपीस की तरफ बात हो रही है, करेंसी की तरफ बात हो रही है, कॉस्ट की तरफ बात हो रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोसाइटी की तरफ बात हो रही है। अच्छा, और इसके अलावा एक बात बची, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये ग्रेटर इन्वायरमेंट, यानी सोसाइटी भी हमारा इन्वायरमेंट होता है लेकिन क्लोजर होता है। ग्रेटर इन्वायरमेंट से मुराद हमारी नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हो जाएंगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। ये एम्प्लॉयज, आप ये यहाँ से लेके आपने एंड तक, यहाँ तक की एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है, बस यहाँ तक कि इंशाल्लाह आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है। अब मैं इन तीनों को ज़रा समझाता हूँ और बताता हूँ इनमें से क्या याद करना है। ये वाली हेडिंग इंपॉर्टेंट है, 2.4, एस्टैब्लिशिंग द रोल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड द फाइनेंस फंक्शन। इसका आसान जवाब ये है कि इसका आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स और फाइनेंस फंक्शन
कंपनी की सोच चेंज कर सकते हैं। जब ये एनपीवी पॉजिटिव दिखाते हैं ना, और जब ये लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करते, तो कंपनी की नीयतें बदल जाती हैं, शेयर होल्डर्स की नीयतें बदल जाती हैं। और जब ये बताते हैं ना, बेटा आपके इस इन्वेस्टमेंट से हो क्या रहा है, सोसाइटी क्या बेयर करेगी आपके इन प्रॉफिट के चक्कर में, और ये टोटल कैलकुलेशन दिखाते हैं, तो फिर कंपनी की सोच और कंपनी के शेयर होल्डर की सोच और डिफरेंट स्टेक होल्डर की सोच चेंज हो जाया करती है। ये 3 रोल्स आपने स्पेसिफिकली याद करने हैं। इन 3 रोल में कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बात कि फाइनेंस फंक्शन, ये रीजंस या वाई करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताएं क्यों फाइनेंस फंक्शन और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो एक इसका रीज़न याद, 3 रीज़न याद करने हैं। एक रीज़न कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को और आउटकम्स को। नंबर 2, ये हेल्प करते हैं रिस्क को मैनेज करने में और अपॉर्चुनिटीज़ को मैनेज करने में। नंबर 3, ये स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर कर देते हैं और इसके ज़रिए कंपनी की स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर तौर पर सर्व हो पाती है। और उतना ही रोबस्ट रिपोर्टिंग होती है, जितनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर बात होती है, उतनी ही रोबस्ट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी रिपोर्ट हो जाती है। यूजिंग द फ्रेमवर्क, अब इस फ्रेमवर्क के बारे में एक बात है, देखें अब शुरू में वही वाली बात की हुई है कि एम्बेड किया जाए सस्टेनेबिलिटी को इनटू डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी खून में शामिल कर दिया जाए, उसकी जीन्स में शामिल कर दिया जाए। अच्छा, अब ये ज़रा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अकाउंटेंट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे एस्पेक्ट से चाहिए होती है। आगे सारी जो बात हमें याद करनी है ना, वो ये 3 पर्सपेक्टिव याद रखने हैं कि एक पर्सपेक्टिव जिसके बारे में फ्रेमवर्क ने 3 तरह से बात की है, 3 तरह से कवर किया सस्टेनेबिलिटी को। 2 बातें बहुत ही सिंपल है, बिजनेस स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल। यानी बिजनेस स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यानी कंपनी की जब सोच, कंपनी का मुस्तकबिल सोचा जाए ना, तो उसके अंदर उसको स्ट्रेटेजिकली शामिल कर दिया जाए। ये आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा जो आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे। और ये कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में इसको शामिल कर दे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए, तो इसको ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव कहेंगे जो यहाँ मिलेगा आपको। तीसरा जो है ना, वो इन दोनों की ही रिपोर्टिंग है कि अब क्या काम किया है, कैसे किया है, इसको रिपोर्ट करना भी हमारे रूटीन में ही शामिल हो जाए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इस रिपोर्टिंग के बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में स्ट्रेटजी बनाएंगे और ऐसी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेंगे जिससे सारे स्टेक होल्डर्स की मटीरियल नीड्स जो है वो पूरी हो जाए और एक एक्सटर्नल पार्टीज को अश्योरेंस मिले कि कंपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा रिपोर्ट कर रही है। ये चीज़ें आपने लर्न करनी है। इसके आगे जो भी सस्टेनेबिलिटी में दिया हुआ है इसके बारे में मैं अलग गाइड कर दूंगा। यहाँ तक इंशाल्लाह आपका सस्टेनेबिलिटी का एरिया बहुत सस्टेंशियली कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स में ये वाला एरिया के मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।